Good morning, students. In our last class, we have seen the circuit diagram for various electrical components, right? अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए जो सिंबल्स हैं दैट ऑल वी हैव सीन. Now today we are going to study the most important topic of this chapter, that is the Ohm's law. In year 1827, Sir George Simon Ohm, he was a German scientist. उन्होंने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस that is V and the current flowing through the circuit. Okay, Sir George Simon Ohm in 1827, he was a German physicist. He gave a relationship between the potential difference across the conductor wire and the current flowing through that wire. ठीक है, obviously students you know that कि ये कोई वायर है. सपोज जब हम इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, है ना, इसका मतलब क्या किया हमने, इसको पोटेंशियल दे दिया. बैटरी लगा के हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं. तो जो उसका पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के कारण इसमें से करंट फ्लो होगा एंड दैट करंट इज आई. तो इस V और I के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हमको ओम्स लॉ से पता चलती है, राइट. तो उन्होंने क्या बोला था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across that circuit. ठीक है, मतलब अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर, राइट. मतलब अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कम करंट फ्लो होगा. और इसका मतलब क्या कि जब हम ज्यादा पोटेंशियल का सेल यूज करेंगे तो ज्यादा करंट, और कम पोटेंशियल का सेल यूज करेंगे तो कम करंट, राइट. नाउ यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली आर. ठीक है, जनरली हम कांस्टेंट के लगाते हैं बट यहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेंट खुद डिफाइन किया था एंड दैट कांस्टेंट इज आर एंड हियर दिस आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. ओके, हम रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे दैट ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट इज सेड टू बी द रेजिस्टेंस. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो जो वायर है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, राइट. इसका मतलब वो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, कुछ रुकावटें प्रोवाइड करता है. सो ऐसा सब्सटेंस या ऐसे फैक्टर्स जो करंट के फ्लो को रोकते हैं या उसको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, राइट. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. So capital R will be equal to V upon में I. तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की एक नई डेफिनेशन आती है that the ratio of potential difference applied across the conductor wire and the current flowing through that conductor wire, उन दोनों का जो रेशो होगा it will be equal to the resistance. ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम. ठीक है, सिंस ओम्स लॉ से ये चीज डिराइव हुई है इसलिए उसकी जो ऐसा यूनिट है वो ओम के नाम पर ही है. इट्स ऐसा यूनिट इज ओम और इसका जो सिंबल होता है इट इज लाइक दिस. ठीक है, जो ओम का सिंबल है वो ये है. तो यहां से अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें सो 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर. करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर. सो वी कैन डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस एज इफ ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वायर 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू दैट वायर देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 एम्पियर रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है किसी वायर को और उसके कारण 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वो जो सर्किट है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 1 ohm resistance, right? In this way we can define 1 ohm resistance, that is 1 volt upon में 1
एम्पियर। नाउ अगर हम इसको ग्राफिकली भी समझें तो ग्राफिकली जो V और I का रिलेशन होता है इट इज अ लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन का मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ऑब्वियसली जो करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर लें और करंट को x एक्सिस पर लें, दिस विल बी अवर ओरिजिन दैट इज O। इसको हम मान लेते हैं, करंट को हम ले रहे हैं एम्पियर में ऑब्वियसली और पोटेंशियल डिफरेंस को हम ले रहे हैं वोल्ट में। यहां पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा और V और I के बीच में जो आपको रिलेशन मिलेगा इट विल बी अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, सो V और I का जो रिलेशन होता है इट इज बेसिकली अ लीनियर ग्राफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट के जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। और यहां से हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। राइट नाउ अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो समझते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिस पर ये रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करेगा। आपको पता है जो हमारे घरों में वायरिंग्स होती है दैट इज ऑफ बेसिकली कॉपर वायर, है ना। जो मैक्सिमम जो वायर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। तो ऐसा क्यों कि जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के ही बनाए जाते हैं और किसी मेटल के नहीं बनाए जाते हैं, ये हमको समझ में आएगा यहां से। राइट, सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहला, किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L। ऑल्सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, तो जितना ज्यादा थिकनेस होगी वायर की उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जैसे जैसे A इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे R जो है वो डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे A डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे R इंक्रीज होगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कम लेते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप ज्यादा लेते हो तो रेजिस्टेंस कम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें सो वी विल गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। राइट, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहां पे आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर। सो R इज इक्वल टू L अपॉन A और यहां पे हम जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज बेसिकली रो। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं रो, RHO। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज rho, that is RHO, and this rho is nothing but resistivity। रेजिस्टिविटी, हर एक सब्सटेंस की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो को रोकने की। कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि वो पूरे करंट को अपने अंदर से पास होने दे। ठीक है, हर सब्सटेंस अपने अकॉर्डिंग करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। और इसका मतलब हर एक सब्सटेंस की अपनी रेजिस्टिविटी होती है करंट के फ्लो को रोकने की। जिन सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कम होती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, क्योंकि वो करंट को इजीली पास होने देते हैं, और जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, क्योंकि वो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। राइट, सो हर एक सब्सटेंस की अपनी इनहेरिट प्रॉपर्टी
is called as its resistivity to obstruct the path of current. And अगर हम इस रो की वैल्यू निकालें, so रो इज इक्वल टू, ये रो इधर ही है, आर ए इधर चला गया तो ये हो गया आर ए बाय एल। और यहां से अगर आप इस रो की एसआई यूनिट पता करें, सो रो की एसआई यूनिट हो जाएगी, आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ए इज एरिया, एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और एल इज लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, या सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओम मीटर, राइट। सो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टिविटी, that is the inherent property of a substance to obstruct the path of current is called as its resistivity. So resistance और resistivity में एक difference होता है। resistivity उस substance की अपनी एक inherent property होती है, और resistance कोई भी factor हो सकता है जो कि current के path को रोक रहा है। पेज नंबर 207 पर आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में हमको अलग अलग सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो अगर आप उस टेबल को देखो तो यू विल ऑब्जर्व दैट जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, राइट। सो इसीलिए जो वायर्स होते हैं हमारे घरों में उसको हम कॉपर का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम, इसका मतलब वो करंट को इजीली फ्लो होने देता है, और जब वो करंट को इजीली फ्लो होने देता है तो इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं वायर्स को बनाने में। जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कॉपर से भी कम होती है, बट ऑब्वियसली सिंस सिल्वर इज कॉस्टली, दैट्स वाई हमारे घरों में हम सिल्वर का सिल्वर वायर यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द वायरिंग्स, और दैट्स वाई हम यूज करते हैं कॉपर वायर फॉर द वायरिंग्स। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम, इसलिए करंट उसमें से इजीली फ्लो हो जाता है, राइट। Now we are going to solve some numericals that are based on the resistance and resistivity. Okay, so the first question is, आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, ठीक है, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है दैट इज 220 वोल्ट। ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर कि हमारे घरों में जो पोटेंशियल आता है दैट इज बेसिकली 220 वोल्ट। ठीक है, जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घरों में आता है, जो हमारे नॉर्मल अप्लाइंसेस होते हैं वो जिस पोटेंशियल पे वर्क करते हैं दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, अगर पोटेंशियल अगर हम बोलते हैं वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज़्यादा है, तो जब वोल्टेज 220 से कम या ज़्यादा होता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होता ही रहता है, बट जब ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है डिफरेंस, तो उस केस में जो हमारे अप्लायंस है वो फॉल्ट हो जाते हैं, राइट। इसीलिए हम स्टेबलाइजर्स लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर। सो जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घरों में आता है दैट इज 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 220 वोल्ट, और उसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। अब आपको निकालना है कि उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितना करंट फ्लो होगा, इसका मतलब हमको इस I की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ। हमको ये चीज पता है दैट V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। हमको I की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने I को इधर ही रहने दिया और R को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया। नाउ हम चेक करेंगे कि सारे यूनिट्स SI सिस्टम में है या नहीं। सो पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है, तो ये SI सिस्टम में है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमको क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 220 अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1200, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। 0 से 0 कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 so 11 upon 60 ampere is the current flowing through that electric bulb, right? 11 upon 60 will be the current flowing through that electric bulb, okay?
इसको अगर आप और आगे डेसिमल तक सॉल्व करना चाहें तो यू कैन सॉल्व इट. पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 60, it will be around 0.18 एम्पियर. ओके, आप डेसिमल में सॉल्व करना चाहें तो डेसिमल तक भी कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में नेसेसरीली मेंशन है कि आपको डेसिमल में निकालना है तो हम निकालेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट एज इट इज ओनली. ओके, नाउ अगेन सेम चीज करते हैं. एक इलेक्ट्रिक हीटर आपको दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक हीटर का पोटेंशियल 220 वोल्ट है और उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम. ठीक है, हमको निकालना है द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इलेक्ट्रिक हीटर. सो वी नो दैट स्टूडेंट्स V is equal to IR. हमको निकालनी है I की वैल्यू, तो हमने I को इधर ही रहने दिया और R को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया. सो वी गेट I is equal to V upon R. I is equal to V की वैल्यू हमने चेक की, दिस इज वोल्ट एंड दिस इज ओम. मतलब दोनों ही SI सिस्टम में है तो हमको कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? 220 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10. या 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 2.2 एम्पियर. दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इलेक्ट्रिक heater, that is 2.2 ampere current flowing through that electric heater, right? So in this way we can simply solve the numericals by just simply putting the values. हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सारी जो सिस्टम चीजें हैं वो हमको SI सिस्टम में दी हो, right? Now we will solve some more numericals. Now the next question given to us, यहाँ पर हमको बोला है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जिसको जब हम 60 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो उसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो होता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसको अगर आप 60 वोल्ट पर यूज कर रहे हो, उस पर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 4 एम्पियर. और अगर उसी पोटेंशियल को बढ़ाकर हम 120 वोल्ट कर देते हैं तो उस केस में कितना करंट फ्लो होगा वो हमको निकालना है. So students, by Ohm's law we know that V is equal to IR, right? हमको निकालना है I की वैल्यू, तो I is equal to V upon R. तो यहाँ V की वैल्यू तो हमारे पास है 120 वोल्ट, लेकिन R की वैल्यू हमको नहीं पता है, राइट? तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना. जब हम उसको 60 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे थे तो उस केस में कि जितना रेजिस्टेंस था सेम रेजिस्टेंस रहेगा जब हम उसको 120 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे, राइट? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी अप्लाई कर दो, राइट? नाउ बिकॉज R इज कांस्टेंट, है ना, तो इट्स वैल्यूज डज नॉट गेट चेंज. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 60. करंट हो गया 4. R को हमने लिख दिया एज इट इज. यहां से अगर हम सॉल्व करें सो R इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 और यू विल गेट 20. R इज इक्वल टू 15 ओम, राइट? तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई दैट इज 15 ओम. अब अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें सो वी विल गेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इलेक्ट्रिक हीटर. I की वैल्यू क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R. अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया है? 120, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 120. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 15, सो वी हैव रिटन 15 हियर. हमने इसको कैंसिल किया, 5 3 15, 5 2 सो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर. आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, सिंस यहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं तो ये जो यूनिट है वो क्या आएगी? एम्पियर. So in this way we will get the answer that I is equal to 8 ampere, that is 8 ampere current will flow through that electric heater जब हम उस पर कितना potential difference apply करेंगे? 120 volt, right? Now we will see one more numerical. Now the next numerical is
आपको एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है स्मॉल l, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है आपको, दैट इज a। हमको एक वायर की लेंथ दे रखी है l और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है कैपिटल A, और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम, ठीक है। अब उसी मटेरियल का एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ जस्ट उस वायर की आधी है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका डबल है, ठीक है। मतलब अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 है तो इस वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 है, मतलब उसकी थिकनेस जस्ट डबल है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस हमको गिवन है L और A हमको गिवन है, हम निकाल लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी, राइट। आपको पता है सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए समझते हैं। हमको पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं रो L बाय A, जहां L जो है वो लेंथ हो गई और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, राइट। तो हमने सिर्फ एज इट इज जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे हमको R1 की वैल्यू गिवन है 4 ओम, तो हमने R1 की वैल्यू पुट कर दी 4 RL बाय A, राइट। नाउ सेकेंड केस के लिए अगर हम समझें तो R2 इज इक्वल टू, जो रेजिस्टिविटी है वो ऑब्वियसली सेम ही रहेगी दोनों ही केसेस में, सो इसको हमने लिख दिया रो अगेन इनटू L मतलब लेंथ, और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है L by 2, so we have written L by 2 here, divided by जो thickness है वो कितनी है 2a, so we have written 2a here, right। अब जब ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा R2 is equal to रो L by 4a, this we have got, right। now अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, so हम यहाँ दोनों जगह से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट डू वी गेट, दिस रो इज इक्वल टू 4a बाय L, और यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी R2 इंटू 4a बाय L, राइट। तो रो की ये वाली वैल्यू और रो की ये वाली वैल्यू हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। सिंस दिस इज इक्वल टू रो एंड दिस वन इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ रो, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सो वी विल गेट 4a बाय L इज इक्वल टू R2 इंटू 4a बाय L, ये L से L कैंसिल, 4a से 4a कैंसिल, तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओम, राइट। सो द रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू दैट वायर विल बी R2 इज इक्वल टू 1 ओम। सिंस रेजिस्टिविटी दोनों केस में सेम रहेगी इसलिए हमने उसको रो ही रखा है, रो 1 रो 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उस टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट होती है, चाहे आप उसकी लेंथ एरिया कुछ भी चेंज कर लो, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। जो भी चेंज होगा वो केवल किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा, राइट। Now we will see one more numerical. Now in this question एक वायर है हमको जिसकी लेंथ दी है, the length of the wire is 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम और उसका डायमीटर आपको गिवन है 0.3 mm। हमको निकालना है उसकी रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे कि सारी चीजें हमको SI यूनिट में गिवन हो। तो लेंथ की SI यूनिट मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, डायमीटर mm में दे रखा है, राइट। और लेंथ की यूनिट आपको पता है क्या होती है, मीटर। इसका मतलब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, है ना। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट। and 1 meter is equal to 100 centimeter. So this 0.3 mm
what will be the value of 1 mm? इस 1 mm को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, राइट, और 0.1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, राइट। 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए 0.3 की, तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 0.3 we will get 0.3 into 10⁻, it will be -3, और हमको वैल्यू चाहिए 0.3 की, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, राइट। So our diameter will be taken as 3 into 10⁻⁻⁴ meter. Now अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो हमको पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA बाय L। R की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 26, हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर की हम बात करें, इसका मतलब क्या, सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो हमने लिख दिया पाई, आर हमको नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि आर जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो हमने लिख दिया d/2 का स्क्वायर, राइट। और L की वैल्यू है 1, तो हमने लिख दिया एज इट इज 1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 26 इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय 4, राइट। वी गेट 26 इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय 4, ओके, सॉरी, वी गेट पाई आर स्क्वायर ओनली, है ना। जो स्क्वायर है वो केवल आर का होगा, राइट। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा d/2 का होल स्क्वायर, तो ये जो है वो पाई एज इट इज रहेगा, केवल इस टर्म का स्क्वायर होगा, वी विल गेट d स्क्वायर बाय 4 हियर, राइट। पाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, सो वी विल गेट 26 इंटू 3.14 इंटू डी स्क्वायर, इसका मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4, राइट। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी विल गेट 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ohm meter. This will be the value of the resistivity, that is rho. Okay, so in this way we can find the value of resistivity rho just by solving all these terms. Okay, this you can do by your own. Now, so students, in this way we can solve the numericals that are based on the resistance and resistivity. There is only one thing that we have to keep in mind, that all the things given to us should be in the SI unit. Okay, सारी चीजें SI unit में हो, उसके बाद हमको सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में एंड जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।